बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हिंडू रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। Hello and very good morning to all of you. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हमारे पास है एक लास्ट हार्मोन इथाइलिन, है ना। इथाइलिन ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ये एक गैशियस फॉर्म है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन जो है गैशियस फॉर्म में मिलता है आपको। दूसरी बात क्या है कि ये अंकल का नाम है कजन्स, ठीक है। कजन जो अंकल, गुड मॉर्निंग युक्ता, गुड मॉर्निंग आकर्ष, गुड मॉर्निंग सिमरन। तो ये जो कजन्स अंकल का नाम है, ठीक है, टाइटल है इनका। जैसे मेरा पांडे है वैसे इनका कजन्स है। तो इन्होंने कंफर्म किया था कि ये एक वोलेटाइल सब्सटेंस है जो कि कहां से निकलता है, पके हुए ऑरेंजेस से। या इवन आप बोल सकते हो कि मान लो केला है वो पका हुआ है। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, अगर कजन्स की बात करें तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो पके हुए ऑरेंजेस हैं, राइप ऑरेंजेस, ठीक है, इनको अगर आप कच्चे केलों के साथ रखोगे तो ये केले, जो कच्चे केले थे, ये भी पक जाएंगे, राइप बनाना, ठीक है। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि यहां पर कोई वोलेटाइल सब्सटेंस है, कोई वोलेटाइल सब्सटेंस है जो कि निकल कहां से रहा है, पके हुए फ्रूट से, और जा कहां पर रहा है, यंग फ्रूट्स के पास, और यहां पर इनको भी पका दे रहा है, ठीक है। तो बना कौन रहा है, ओल्ड पार्ट्स। और ये जो चीज है, ये जो वोलेटाइल सब्सटेंस है, ये कच्ची चीजों को भी पका दे रहा है, ठीक है। तो ये दो बातें हैं। गुड मॉर्निंग सोनी। तो यहां पर ये दो चीजें ऑब्जर्व करें कि बनाता कौन है, पके हुए या राइप या सेनेसेंट ऑर्गन्स बनाते हैं, और इसका काम क्या है वोलेटाइल सब्सटेंस का, दूसरों को पका देना, ठीक है। जैसे मैं ऑलरेडी पक चुका हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हें पका रहा हूं, ठीक है। तो एक पकी हुई चीज दूसरी कच्ची चीजों को क्या करता है, पकाता है। ये पहली बार किसने देखा था, कजन्स ने। पहली बार नहीं देखा था, इसके पहले से, जब से एग्रीकल्चर है, ठीक है, तब से लोगों को इस बारे में पता था। हाँ, एक साइंटिफिक जो एक्नॉलेजमेंट होता है वो इन्होंने पहली बार किया। अच्छा, यहां पर जो इथाइलिन है इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट। अब यहां पर सिंथेसिस की बात कर रहे हैं हम लोग। सिंथेसाइज कहां से कर रहे हैं, ठीक है, कहां पर सिंथेसाइज हो रहा है। तो लार्ज अमाउंट इन प्लांट्स अंडरगोइंग सेनेसेंस। जो भी मैच्योर या ओल्ड ऑर्गन्स है उनमें से इथाइलिन बहुत ज्यादा रिलीज होता है, ठीक है। यानी आपके घर में अगर कोई बहुत मतलब कि कोई फल है, मान लो केला है, जब वो एकदम, है ना, काला काला हो जाता है, तो उस टाइम आप इमेजिन करो कि उसमें बहुत सारा इथाइलिन होगा, ठीक है। तो सेनेसेंट जो ऑर्गन्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि उनमें इथाइलिन बहुत ज्यादा होता है। ऑल्सो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन इंड्यूस फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन। ये तो ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि अगर प्लांट के किसी ऑर्गन में तुम ऑक्सिन स्प्रे करोगे तो प्लांट के उस वाले पार्ट में इथाइलिन का प्रोडक्शन होगा। यानी ऑक्सिन से तुम इथाइलिन वहां पर प्रमोट कर सकते हो। तो दो तरीके हैं, या तो उन एरियाज को देखो जो पके हुए हैं, और या तो फिर उन जगह पर देखो जहां पर ऑक्सिन ज्यादा है, ठीक है, वहां पर इथाइलिन आपको मिलेगा। अगर हम लोग मूवमेंट की बात करें कि मूवमेंट कैसा होता है, तो सरफेस से होता है ना।
सरफेस टू सरफेस मूवमेंट होता है। अंदर में जो सेल्स के बीच में जो भाई डिफ्यूजन कैसे हो सकता है? प्लांट में गैसेस का जो मूवमेंट है वो कैसे होता है? इंटरसेलुलर स्पेसेस से होता है, ठीक है। बट ये जो गैस है ये सेल्स के बीच से मूव करना पसंद नहीं करता, ये सरफेस के ऊपर से मूव करना पसंद करता है, ठीक है। तो ये जो है आउटसाइड यानी एपिडर्मिस के ऊपर से ये मूव करना ये पसंद करता है कौन? इथाइलिन। तो मूवमेंट कैसा हो गया? सरफेस से, ठीक है। प्लांट सरफेस से ये मूव करेगा। अगली बात क्या है? रॉ मटेरियल क्या है यहां पर? मिथ्योनिन, अमीनो एसिड है, आप जानते हो, ठीक है, अमीनो एसिड है। बायो एसे क्या हो गया? ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट इन पी कॉटिलिडेंस, है ना। हम लोग बायो एसे इथाइलिन का कैसे कर सकते हैं? ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट इन पी कॉटिलिडेंस। कॉटिलिडन तो आप जानते ही होंगे, मटर आप जानते ही हो, है ना, खाते भी हैं इसका कॉटिलिडन। अब ठंड आ गई है तो लोग जो है इसको खाते हैं। तो मटर का जो फ्रूट होता है, ठीक है, जिसको आप लेग्यूम या पॉड बोलते हो, उसके अंदर दाने दाने होते हैं, है ना। तो वो जो दाने हैं वो खाते हो आप, और वो दाने का जो छिलका हटा दोगे तो आपको 2 कॉटिलिडेंस वहां पर दिखाई देंगे। तो वो जो कॉटिलिडेंस हैं वहां पर उनके बारे में ही बात कर रहा है ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट। अब ये नहीं बताऊंगा मैं। हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करेगा, कैसे भी, बस सरफेस पे मूव करेगा। हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली मूवमेंट का कोई बात नहीं है, सरफेस पर मूवमेंट होगा। अब जैसा सरफेस होगा उधर मूव कर जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट नहीं बताना है मेरे को, ठीक है, ये चीज। अच्छा, एक कंक्लूजन यहां पर लिख लेते हैं। हॉर्मोन्स का प्रीकर्सर, है ना। अगर आप देखोगे ऑक्सिन हमने पढ़ा, जिबरेलिक एसिड पढ़ा, एबीए पढ़ा, साइटोकाइनिन पढ़ा एंड इथाइलिन पढ़ा, मतलब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्रीकर्सर की अगर बात करें तो याद करो, ऑक्सिन का प्रीकर्सर क्या है? ट्रिप्टोफैन, जो कि एक एमिनो एसिड है। जिबरेलिक एसिड का प्रीकर्सर कौन है? एसिटाइल कोएंजाइम ए, है ना। एब्सिसिक एसिड जो है ये किस चीज से बनाया था? ये भी आप एसिटाइल कोएंजाइम ए से बना सकते हो, ठीक है, एब्सिसिक एसिड, क्योंकि ये दोनों टर्पीन कंपाउंड्स हैं, ठीक है। जिबरेलिक एसिड और एब्सिसिक एसिड दोनों टर्पीन कंपाउंड्स हैं। तो दोनों जो है किससे आप बना सकते हो? एसिटाइल कोएंजाइम ए से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साइटोकाइनिन कहां से बना सकते हो? एडेनिन से, ठीक है। और इथाइलिन कहां से बना सकते हो? मिथ्योनिन से, विच इज अगेन अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड से कितने हार्मोन्स बना सकते हैं हम लोग प्लांट के? 2 हार्मोन्स, कौन कौन से? ऑक्सिन और इथाइलिन। अमीनो एसिड जो है इससे 2 हार्मोन हम लोग सिंथेसाइज कर सकते हैं, किसका? प्लांट हार्मोन का, ठीक है। तो ये चीज आपके हो गई। अब आगे चल रहे हैं फंक्शंस की तरफ। देखो फंक्शन बहुत ही आसान है, इसमें एक ही फंक्शन है जो आपको नया देखने को मिलेगा, बाकी सब वही मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो एक फंक्शन जो है वो ग्रोथ का थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या सिचुएशन है ग्रोथ। तो इमेजिन करते हैं कि हम लोग एक कॉटिलिडन, एक पी का कॉटिलिडन इमेजिन करते हैं, ठीक है, यानी एम्ब्रियो। मटर का कॉटिलिडन जो है ये इमेजिन करते हैं। अब यहां पर ये बच्चा है, ठीक है, ये कौन है? एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये जो है ये क्या है? नोड है।
और इस नोड से दो एम्ब्रियोनिक पत्ते निकलते हैं और ये जो एम्ब्रियोनिक पत्ते हैं इनको ही क्या बोला था? कॉटिलिडन। ठीक है, नोड से क्या निकला? पत्ता निकला। अच्छा, नोड के ऊपर वाला जो पार्ट है ये इसको क्या बोलते हैं? एपिकॉटल। और नोड के नीचे वाला जो पार्ट है, यानी बच्चे का वो पार्ट जो नोड के नीचे है, नोड के नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं? हाइपोकॉटल। हाइपोकॉटल का जो टिप होता है ये होता है रेडिकल, और एपिकॉटल का जो टिप होता है ये होता है प्लिम्यूल। इतनी बातें आपको ऑलरेडी पता हैं, ये पता है। अब आगे चल रहे हैं। इतना इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए बिफोर वी मूव ऑन टू दिस कंडीशन। सब ग्रोथ की बात कर रहे हैं। देखो, स्टेम इलोंगेशन को इनहिबिट करता है। किसकी बात कर रहे हैं? इथाइलिन की। एंड स्टिमुलेट्स इट्स ट्रांसवर्स एक्सपेंशन। एक चीज समझो, जब ये प्लिम्यूल ग्रो करेगा, जब ये प्लिम्यूल जर्मिनेट करेगा, ठीक है, जब इस प्लिम्यूल की डोरमेंसी टूटेगी तो प्लिम्यूल डोरमेंसी खत्म होने के बाद वो प्लिम्यूल जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? शूट, है ना। तो स्टार्टिंग में कौन सा ग्रोथ होता है? प्राइमरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ बाद में, पहले क्या हो जाता है? प्राइमरी ग्रोथ होता है। जब प्राइमरी ग्रोथ होता है तो यहां पर स्टेम का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, स्टेम में दो एक्सिस आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, है ना, लेंथ वाला, और एक होता है ट्रांसवर्स एक्सिस। विड्थ वाला या डायमीटर वाला। ठीक है, तो नॉर्मली यहां पर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ग्रोथ को, इसके ग्रोथ को ग्रोथ प्रमोटेड बाय जिबरेलिक एसिड। है ना। But transverse growth is promoted by ethylene, and longitudinal growth is inhibited by ethylene। समझ रहे हो? ये क्या देख रहे हैं हम लोग? स्टेम। तो स्टेम में दो एक्सिस हैं, लॉन्गिट्यूडनल यानी लेंथ वाला एक्सिस, यानी प्लांट का लेंथ, और एक हो गया प्लांट का विड्थ। आपकी भी बॉडी में ये जो लेंथ वाला जो एक्सिस है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और ये जो विड्थ वाला है ये क्या है? ट्रांसवर्स एक्सिस। तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स एक्सिस दो एक्सिस हैं। तो इथाइलिन आपको बता दिया कि इथाइलिन का काम होता है ट्रांसवर्स एक्सिस यानी विड्थ बढ़ाना और लेंथ कम रखना, है ना, लेंथ को बढ़ने नहीं देना ज्यादा, लेंथ के ग्रोथ को काउंटर करना, रोकना। यानी ये क्या हो गया? इट इज एंटागोनिस्टिक टू जिबरेलिक एसिड। इट इज एंटागोनिस्टिक टू जिबरेलिक एसिड इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ग्रोथ। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अगर ये तुम करते हो इथाइलिन के इस फंक्शन की वजह से, ये स्टेम थोड़ा कैसा दिखेगा तुम्हें? स्वॉलन दिखेगा भाई, हाइट कम और थिकनेस ज्यादा, छोटा कर दिया और मोटा कर दिया, तो ये कैसा हो गया? स्वॉलन कंडीशन यहां पर क्रिएट करता है। तो ये हो गया कंडीशन 1। ये हो गया पहला कंडीशन ग्रोथ के बारे में, इथाइलिन किस तरह के ग्रोथ को प्रमोट करता है।
दूसरा अगर तुम देखोगे, इट इंड्यूसेस एपिकल हुक फॉर्मेशन, इट इंड्यूसेस एपिकल हुक फॉर्मेशन। इसको थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं। डिक्रीजेस सेंसिटिविटी फॉर ग्रेविटी, ग्रेविटी के लिए सेंसिटिविटी कम कर देता है भाई। जैसे मान लो कि स्टेम, फॉर एग्जाम्पल स्टेम कैसा होता है? नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, ठीक है, यानी ग्रो अवे फ्रॉम अर्थ। है ना? स्टेम जो है इसका ये कंडीशन होता है। बट यहां पर इथाइलिन ट्रीटमेंट अगर आप देते हो, ठीक है, इथाइलिन ट्रीटमेंट मतलब एक्सेस में, नॉर्मल नहीं, अगर तुम कंसंट्रेशन बढ़ा देते हो तो वहां पर क्या होगा कि एपोजियोट्रोपिज्म देखने को मिलेगा। एपो का मतलब क्या होता है? नो। जियो मतलब क्या होता है? अर्थ। और ट्रोपिज्म का मतलब तुम्हें बता दिया था कि ग्रोथ ऑफ सिलिंड्रिकल ऑर्गन्स। सिलिंड्रिकल ऑर्गन्स के ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? ट्रोपिज्म। तो यहां पर एपोजियोट्रोपिज्म यहां पर देखने को मिलने लगेगा, यानी जो स्टेम है वो ग्रेविटी को सेंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो कैसे ग्रो करेगा? जो स्टेम है ये कुछ ऐसे ग्रो करेगा, देखो, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। ठीक है, देखो इधर क्या हो रहा है, यहां पर क्या होगा? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ देखने को मिलेगा। और ये जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हुआ, इसके बाद फिर क्या होगा? सबसे मजेदार बात तो यह है कि हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करने के बाद यहां पर इस तरह का एक हुक बन जाएगा, जिसको आप क्या बोलोगे? एपिकल हुक फॉर्मेशन। दिस इज एपिकल हुक फॉर्मेशन बाय एपिकोटाइल। है ना? स्टार्टिंग में ये जो एपिकोटाइल है, या स्टेम जब एकदम छोटा सा स्टेम होता है, जब एकदम यंग स्टेम, तो वहां पर एपिकोटाइल होता है ना? जो एपेक्स होगा स्टेम का, उसके नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? एपिकोटाइल। तो एपिकोटाइल पहले क्या शो किया? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, ठीक है, और दूसरा क्या शो किया? एपिकल हुक फॉर्मेशन। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसको थोड़ा सा हम लोग सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको पता चले कि, ठीक है, ये जो है बाउंड्री लाइन है। ठीक है, ये चीज आप समझिएगा। तो यहां पर ये जो तीसरा जो कंडीशन था, तीसरा कंडीशन यानी सेंसिटिविटी ग्रेविटी कम हो जाती है, एपोजियोट्रोपिज्म होता है। एपोजियोट्रोपिज्म में जो स्टेम है ये, या एपिकॉटिल जो है, एपिकॉटिल हॉरिजॉन्टल ग्रोथ शो करता है, और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के बाद यहां पर क्या आ जाता है? हुक फॉर्मेशन हो जाता है। इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल रिस्पॉन्स बाय एपिकॉटिल। इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल रिस्पॉन्स, जो कि यहां पर लिखा हुआ था, ये ट्रिपल रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इथाइलिन का ये असर दिखाया है मैंने तुम्हें ट्रिपल रिस्पॉन्स पर। तो ये हो गया ट्रिपल रिस्पॉन्स। 3 रिस्पॉन्स हैं इथाइलिन के, किस पर? एपिकॉटिल पर। ध्यान रखना, एपिकॉटिल, ध्यान से सुनना चीजों को। ठीक है, आगे की बात कर रहे हैं।
ठीक है, अब अगले उस पर चलते हैं। अगला देखो क्या है। पहला हो गया ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट, दूसरा क्या हो गया, प्रमोट एब्सिशन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अब ये नहीं बताएंगे, है ना, एब्सिशन बहुत बार डिस्कस हो चुका है। इसका मतलब क्या है, सेपरेशन ऑफ ऑर्गन फ्रॉम द मेन बॉडी, सेपरेशन ऑफ ऑर्गन फ्रॉम मेन बॉडी। ठीक है, तो एब्सिशन जो है ये इसको प्रमोट करता है लीव्स के लिए, फ्लावर्स के लिए, फ्रूट्स के लिए। यानी अगर आपको पत्ता तोड़वाना है, फ्रूट तोड़वाना है, फ्लावर तोड़वाना है, तो क्या चीज यूज करोगे, इथाइलिन यूज करोगे। इसके अलावा अगर बात करें, प्रमोट्स राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स अकंपनीड बाय अ राइज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, देखो क्या इसका मतलब क्या है, ये थर्ड पॉइंट है। जब भी कोई फल पकने लगता है ना, सब नहीं, कुछ फ्रूट्स में देखा गया है कि ड्यूरिंग राइपनिंग उनकी सांस बढ़ जाती है। जब वो ओल्ड होते हैं, कुछ फ्रूट्स में देखा गया है कि जब वो ओल्ड होते हैं, जब बूढ़े होते हैं फ्रूट्स, तो उन फ्रूट्स में रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो बुढ़ापे में सांस बढ़ जाने की इस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। हमें नहीं हो रही है, ये फ्रूट्स की बात कर रहे हैं। तो फ्रूट्स के अंदर, फ्रूट्स में जब सेनेसेंस होता है, जब फ्रूट्स मैच्योर होता है, सेनेसेंट होता है, तो वहां पर उसका रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्स आ गया, मतलब रेस्पिरेशन बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। ठीक है, और ऐसा ये सारे फ्रूट्स में नहीं होता, ध्यान रखिएगा। जिन फ्रूट्स में ये होता है, ऐसे फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं, क्लाइमैक्टरिक फ्रूट्स। तो क्लाइमैक्टरिक फ्रूट्स में अपॉन सेनेसेंस वी ऑब्जर्व इंक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो देयर इज इंक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन सेनेसेंट फ्रूट्स इन केस ऑफ क्लाइमैक्टरिक फ्रूट्स। तो एग्जाम्पल में आप बनाना जैसे ले लो, है ना, मैंगो ले लो, ऑरेंजेस ले लीजिए। ठीक है, तो एप्पल में आपको ये चीज नहीं दिखाई देगा, तो उसको आप क्या बोल दोगे, नॉन क्लाइमैक्टरिक फ्रूट्स। अगला कंडीशन क्या है, इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल फॉर सिंक्रोनाइज्ड फ्रूट सेटिंग। देखो पाइनएप्पल की अगर बात करोगे ना, तो ध्यान रखना, पाइनएप्पल जो है ये जो है एक कॉम्पोजिट फ्रूट है। ठीक है, यानी जो पेडंकल होगा, ये क्या है, पेडंकल। इस पेडंकल पर निकलेंगे फ्लावर्स। और फिर ये जो है चेंज हो जाएगा किसमें, फ्रूट्स में, फ्रूट में। ठीक है, तो ये जो फ्रूट है ये पूरे इनफ्लोरेसेंस ने बनाया है। कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस गॉट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। तो यहां पर ये जो कंपोजिट फ्रूट है, इसके अंदर ये जो फ्लावर्स का जो सिंक्रोनाइजेशन है, क्योंकि इसी फ्लावर के पार्ट्स जो हैं वो फ्रूट्स में आप खाते हो, है ना। यहां पर फ्लावर के पार्ट्स जो हैं, जैसे सेपल पेटल वगैरह तो झड़ जाता है, जो बाकी का नीचे जो थैलमस वगैरह जो होता है उसका, जहां पे सेपल और पेटल निकलते हैं, वो थैलमस वगैरह बचे होते हैं। तो वो जब जो है एक जगह पर कंक्रीट हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। यानी यहां पर फ्लावर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फ्रूट बनाने में। और ये कौन से फ्लावर्स होने चाहिए, जनरली फीमेल फ्लावर्स। तो याद करो, इथाइलिन जो है ये फीमेल फ्लावर्स के नंबर को बढ़ाता है।
इथाइलिन फीमेल फ्लावर्स के नंबर को बढ़ाता है। तो एक तो नंबर ऑफ फ्लावर्स बढ़ जाएंगे, फीमेल फ्लावर्स, और दूसरा उनको फ्रूट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है कौन? ये इथाइलिन। तो ये आपको ध्यान रखना है पाइनएप्पल का केस। दूसरा, अगला क्या है? यहां पर एक कॉमर्शियल कंपाउंड है इथेफन। ये जो है पाउडर की फॉर्म में आता है। इसका जो ट्रेड नेम है वो है इथरल। ठीक है, ये ट्रेड नेम है, यानी इस नाम से बिकता है। ठीक है, इथरल जो है वो इथेफन जो है हम लोग जिसको कहते हैं, तो इथेफन जो है पाउडर की फॉर्म में मिलता है। इसको हम लोग जो है सॉल्यूशन बना के और फिर आप स्प्रे कर सकते हो प्लांट के अंदर। तो प्रॉब्लम यह है इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि इथाइलिन प्लांट के अंदर एक तो मूव नहीं करता। ठीक है, प्लांट के अंदर उसका जो प्रेजेंस है वो बहुत कम है। दूसरी चीज, अगर प्रेजेंट है भी तो उसका जो मूवमेंट होगा वो कैसे होगा? डिफ्यूजन की हेल्प से। तो इथाइलिन जब डिफ्यूज करेगा तो वहां पर वो प्रोसेस कैसा होगा? स्लो। डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस। तो हमें अगर वहां पर जल्दी असर चाहिए तो वहां एक रैपिड मूवमेंट इथाइलिन का कराना पड़ेगा। इस चीज को करने के लिए हम क्या करते हैं? इथेफन का सॉल्यूशन बनाते हैं और उसको पेड़ पर स्प्रे कर देंगे। जब आप पेड़ पर स्प्रे करोगे ये एकदम फटाफट प्लांट के अंदर पहुंच जाएगा और जहां जहां ये पहुंचेगा वहां वहां ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? इथाइलिन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इथाइलिन में। तो देखो यहां पर रैपिडली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, रैपिड प्रेजेंस हो जाएगा इथाइलिन का पूरे के पूरे प्लांट पर। तो यह चीज आपको ध्यान रखना है कि रैपिडली अगर आपको इथाइलिन को किसी पार्ट तक पहुंचाना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? इथेफन यूज करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ द नेचुरल इथाइलिन। ठीक है, अच्छा, ये जो है रबर प्लांट्स में यूज कर सकते हैं उसके लेटेक्स के फ्लो को बढ़ाने के लिए। नॉट इंपॉर्टेंट क्योंकि ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये मतलब ऐसे ही डाल दिया इसमें। हां, कोई भी फल या सब्जी अगर आपको पकानी है तब भी ये काम आ जाता है। इट ऑल्सो कॉजेज, ये है इंपॉर्टेंट चीज, थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट। अच्छा, तुम में से कोई बताएगा व्हाट इज थिनिंग? बताओ, कुछ तो तुम भी बताओ, बताइए what do you mean by thinning? बहुत बढ़िया आकर्ष। और बताइए, और कोई जीवित व्यक्ति जो कंट्रीब्यूट करना चाहे? बहुत कामचोर हो गए हो, एकदम कामचोर, और ये एटीट्यूड जो है बहुत ही खराब। ठीक है, बहुत ही जिसको बोलते हैं वाहियात, वर्ड नहीं है मेरे पास, वोकैबुलरी नहीं है, बहुत जो है खराब एटीट्यूड। अरे कोशिश आदमी करता है, सही गलत है ना, ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि अगर तुमने कुछ गलत बताया हो तो कुछ कहा गया हो आपको। बट पार्टिसिपेशन जो है ये एक इंपॉर्टेंट है। पहले दिन से कह रहा हूं मैं कि अगर आप बैठ के और मोबाइल में सो जाओगे तो दैट डज नॉट, मतलब डोंट प्रिटेंड टू स्टडी, है ना, स्टडी, डोंट प्रिटेंड इट। तो मतलब कि एकदम से
जिसको बोलते हैं कि इतना कामचोर नहीं होना चाहिए आदमी को कि रिग्रेट हो बाद में, ठीक है। थिनिंग जो है बिल्कुल सही बात है, गौतम ने सही बताया, आकर्ष ने सही बताया, युक्ता ने भी बिल्कुल सही बताया। थिनिंग जो है, थिनिंग का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनवांटेड ऑर्गन्स, ठीक है। रिमूवल ऑफ अनवांटेड ऑर्गन्स या सिंपली एब्सेशन। एब्सेशन, ठीक है। एब्सेशन मतलब क्या, तोड़ना, ब्रेक करना, ठीक है। तो यहां पर थिनिंग मतलब क्या, पेड़ को उन ऑर्गन से छुटकारा दिला देना जो ऑर्गन्स लेस एफिशिएंट है, ठीक है। यहां पर सिंपल एब्सेशन नहीं कर रहे, यहां पर हम लोग सेलेक्टिव एब्सेशन करते हैं। सेलेक्टिव एब्सेशन में हम लोग उन ऑर्गन्स को रिमूव करना चाहते हैं जो प्लांट के लिए किसी काम के नहीं है, ठीक है। मान लो कि वहां पर कोई पेड़ है, मान लो कि कोई सा भी पेड़ ले लो आप, ठीक है। एक पेड़ ले लीजिए और यहां पर ये 2 ब्रांचेस हैं, ठीक है। एक ब्रांच में आपको अच्छे प्रोडक्टिव फ्रूट्स मिल रहे हैं और नंबर भी ज्यादा है, ठीक है। और एक ब्रांच जो है किसी वजह से वहां पर प्रोडक्टिविटी देखिए इस ब्रांच की कम है, ठीक है, लेस प्रोडक्टिव ब्रांच। ठीक है, और ये क्या हो गया, मोर प्रोडक्टिव ब्रांच। ठीक है, तो लेस प्रोडक्टिव ब्रांच जो आपको दिख रहा है, हम चाहते हैं कि ये टूट जाए, ठीक है, ये खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है, यहां पर इस कंडीशन को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, थिनिंग, यानी एब्सिशन ऑफ दिस टारगेट ऑर्गन, ठीक है, एब्सिशन ऑफ टारगेट ऑर्गन। और अब आपका यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ वो ऑर्गन जो प्लांट के लिए अच्छा है, प्लांट के लिए काम का है। यह प्रोसेस हमने प्लांट से ही सीखा है, ये नेचुरली प्लांट्स करते हैं, ठीक है। मतलब मान लो कोई लीफ है, वो उनके अब काम का नहीं है, तो वो उस लीफ को एब्साइज कर देंगे, ठीक है, और जो अच्छी लीव्स हैं उनको रोक के रखेंगे। तो ये चीज ये प्लांट से ही सीखी है हमने, और ये थिनिंग जो है इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होता है कि ये जो ब्रांच है, ब्रांच रिसीव्स मोर न्यूट्रिशन। भाई पहले क्या हो रहा था कि यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा था, ये जो इनएफिशिएंट लेस एफिशिएंट ब्रांच है, इसमें भी चला जा रहा था न्यूट्रिएंट। अब जब वो नहीं है तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स कॉन्सेंट्रेट करेंगे कहां पर, यहां पर। तो इसके जो फ्रूट्स हैं वो और अच्छे बन जाएंगे। तो थिनिंग का पर्पस होता है टू इंप्रूव द फ्रूट क्वालिटी, ठीक है। यहां पर क्या होगा, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड प्रोडक्शन। तो थिनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जो भी एग्रीकल्चर में लोग इन्वॉल्व हैं या जो फ्लोरिकल्चर में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो इन लोगों के लिए थिनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, थिनिंग। अगली बात क्या है, इनिशिएशन ऑफ जर्मिनेशन, है ना, जर्मिनेशन को प्रमोट करता है, ठीक है, या और ब्रेक डोरमेंसी। आपको बोला ही था, डोरमेंसी खत्म होगा तभी ग्रोथ होगा। डोरमेंसी यानी स्लीपिंग कंडीशन, और स्लीप जब नींद तोड़ोगे तभी वहां पर क्या होगा, ग्रोथ होता है। तो डोरमेंसी टूटेगा तभी क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। इस चीज में ध्यान रखिएगा। आपका जिबरेलिक एसिड यही काम कर रहा था। तो जिबरेलिक एसिड और इथाइलिन दोनों कैसे हो गए, सिनर्जिस्टिक हार्मोन्स हो गए, ठीक है।
साथ में काम कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में। अब एक चीज समझो, सिंक्रोनाइज्ड फ्रूट सेटिंग का मतलब क्या है कि भाई यहां पर इतना लेट, यहां पर ये जो कंपोजिट फ्रूट्स होते हैं, ये पूरा का पूरा जो इनफ्लोरेसेंस है, ये इनफ्लोरेसेंस से फ्रूट बनता है, और ये जो इनफ्लोरेसेंस में जो फ्लावर्स हैं, ये यहां पर इनका कुछ पार्ट पेडंकल के साथ जुड़ा रहता है। तो ये जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स और ये पेडंकल, ये जब फ्रूट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सिंक्रोनाइजेशन। कन्वर्जन ऑफ पेडंकल एंड फ्लावर इनटू फ्रूट इज सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फ्रूट। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, कन्वर्जन। अच्छा, अगली क्या बात है कि प्रमोट रैपिड इंटरनोड एंड पीटियोल इलोंगेशन। अब एक चीज समझो, डीप वाटर राइस प्लांट्स, आपने चावल का अगर खेत देखा हो तो उसमें जो बेसिकली जो पैडी फील्ड्स होता है, वहां पर पानी पूरा भरा रहता है। ठीक है, पानी भरा है, पानी भरा है, ये पानी है और ये रहे आपके प्लांट्स। ये क्या है आपका? प्लांटलेट है। अभी ये छोटा सा प्लांट है। ठीक है, ये कहां पर है? यहां पर पूरा पानी भरा हुआ है। अब एक चीज देखो, ये प्लांटलेट अगर नीचे रहा पानी के तो इसका ग्रोथ थोड़ा कम होगा। ठीक है, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल प्लांट है, पानी के लिए अडेप्टेड नहीं है, बट स्टार्टिंग में इसको थोड़ा पानी चाहिए होता है। बट कुछ टाइम के बाद अब इसको क्या चाहिए? हवा चाहिए, प्रॉपर एयरेशन चाहिए। यहां पर इसका ग्रोथ अगर तुम करना चाहते हो तो स्टेम को लंबा करोगे। यहां पर स्टेम को लंबा करना है, हमारा जो एम है, हम चाहते हैं कि ये जो स्टेम है ये लंबा हो स्टेम, ताकि लीफ बाहर आए और स्टेम भी बाहर आए, पानी से बाहर निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? स्टेम इलोंगेशन करना है। ठीक है, स्टेम इलोंगेशन करना है। इवन पिटियोल को भी लंबा करना है ना? ये जो लीफ का जो स्टॉक होता है, इस पिटियोल को भी लंबा करना है। तो अब यहां पर पर्पस क्या है? ताकि पानी से प्लांट बाहर निकल जाए। अब दिक्कत देखो, स्टेम इलोंगेशन में जनरली कौन हेल्प करता है? जिबरेलिक एसिड। स्टेम इलोंगेशन इज अ फंक्शन ऑफ जिबरेलिक एसिड। बट बताया था तुम्हें कि जिबरेलिक एसिड जमीन के नीचे, या मतलब अगर कोई चीज एयर में नहीं है, पानी के नीचे जिबरेलिक एसिड का जो असर होता है वो थोड़ा कम होता है। तो यहां पर जिबरेलिक एसिड का काम नहीं हो पाएगा। जिबरेलिक एसिड विल नॉट बी एबल टू प्रमोट स्टेम इलोंगेशन। तो तब यहां पर कौन काम आएगा? इथाइलिन। यहां पर इथाइलिन भी ग्रोथ कर सकता है। तो नॉर्मल कंडीशंस में इथाइलिन ट्रांसवर्स ग्रोथ करता है, इलोंगेशन को इनहिबिट करता है। बट यहां वाली कंडीशन में जो है इथाइलिन क्या कर रहा है? इथाइलिन यहां पर इलोंगेशन में हेल्प कर रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये थोड़ा सा अलग कंडीशन है, एक्सेप्शन है ना? मतलब यहां पर स्टेम इलोंगेशन में जिबरेलिक एसिड नहीं काम करके कौन काम कर रहा है? इथाइलिन काम कर रहा है इन केस ऑफ डीप वाटर राइस प्लांट्स, क्योंकि ये पानी के नीचे का कंडीशन है और यहां पर जिबरेलिक एसिड का एक्टिविटी बहुत कम रहता है। ठीक, आगे की बात करते हैं। इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन मैंगो। यार फ्लावरिंग का कंडीशन, फ्लावर तो बनाता है इथाइलिन, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। अगला है प्रमोट फीमेल फ्लावर्स इन क्यूकम्बर। फीमेल फ्लावर्स, फीमेल फेमिनिज्म कंडीशन करता है यहां पर, ये फीमेल फ्लावर्स के नंबर को बढ़ाता है। ठीक है, इथाइलिन, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट इथाइलिन। इथाइलिन के बारे में एक और चीज, ये ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, डिस्कस कर चुके हैं कि इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ रूट बाय इंक्रीजिंग
लेटरल ब्रांचेस। ये हम लोग ब्रांच वाला जो है वो डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो ये चीज देख लीजिएगा, आप पहले भी लिखा हुआ है। अब हमारा अगला टॉपिक है सीड डोरमेंसी। अब देखो ये बहुत ही आसान चीज, डोरमेंसी मतलब क्या हो गया कि ये एक तरह का रेस्टिंग पीरियड है इन विच एम्ब्रियो मैच्योर्स। ये वो पीरियड है जिसमें बच्चा जो है, प्लांट का जो बच्चा है वो मैच्योर होता है, ठीक है। जैसे कि आप है ना, आपको गेस्टेशन पीरियड में रखा गया था, 9 महीने तक लगभग आपको रखा गया था ताकि आप मैच्योर हो जाओ और जब बाहर के एनवायरनमेंट में आओ तो आपके सर्वाइवल के चांसेस क्या हो जाएं, बढ़ जाएं, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से क्या है, इवोल्यूशनरी अडेप्टेशन है, ठीक है। इवोल्यूशन में ये अडेप्टेशन है। अब एक चीज देखो, अगर हम लोग इवोल्यूशन के हिसाब से बात करें, तो प्लांट कौन कौन से हैं? एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, ठीक है। ये लोग तो सीड ही नहीं बनाते, सीड नहीं बना पाते। सीड बनाने वाले यहां पर ये कौन हो गए, यानी नॉन स्पर्मेटोफाइट्स, नॉन स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्म मतलब सीड है यहां पर, ठीक है। तो सीड बनाने, ये तो सीड बना ही नहीं पाते, यानी सीड बनाने वाले प्लांट्स कौन से बचे? जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, ये हैं तुम्हारे स्पर्मेटोफाइट्स, ऐसे प्लांट जो सीड बना सकते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि जब भी तुम सीड सुनते हो, सीड, तो इसको क्या इमेजिन क्या करते हो, मतलब तुम्हारे दिमाग में इंस्टेंटली क्या आना चाहिए कि यहां पर इसका मतलब है कि एक प्रोटेक्टिव शेल, एक प्रोटेक्टिव शेल जिसके अंदर है प्लांट का बच्चा, जिसके अंदर है प्लांट का बच्चा, और उस बच्चे को हम क्या बोल सकते हैं सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सीड। सीड इज अ प्रोटेक्टिव शेल वेयर एम्ब्रियो यानी बच्चा ऑफ प्लांट इज देयर, ठीक है, इज प्रेजेंट। तो ये चीज, ये जो बच्चा है इसकी बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज देखो, हाउ डू वी डिफाइन डोरमेंसी? इफ वाइबल सीड्स, वाइबल का मतलब क्या होता है? लिविंग। वाइबल मतलब क्या होता है? वाइबिलिटी मतलब क्या होता है? जिसमें लाइफ हो, ठीक है, जिसके अंदर लाइफ हो, एनर्जी हो जिसके अंदर, उसको क्या बोलते हैं? वाइबल। एनर्जी नहीं है, लाइफ नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन वायबल, ठीक है। तो तुम क्या हो? नॉन वायबल हो, है ना। तुम्हारे एग्जिस्टेंस का कोई पता, जिस इंसान के एग्जिस्टेंस का कोई पता ना हो, उनको क्या बोला जाता है? नॉन वायबल। और यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? वायबल बच्चों की। तो देखो, वायबल बच्चा होना चाहिए, ठीक है। अब वायबल बच्चा यानी जिंदा बच्चा, मान लो गेस्टेशन पीरियड में अगर बच्चे की मौत हो जाती है तो वहां पर वो अंदर ही अगर मर गया है, मां के बॉडी के अंदर ही अगर मर गया है तो कोई फायदा नहीं है, बच्चा जिंदा रहना चाहिए। इफ वाइबल सीड्स फेल टू जर्मिनेट इन फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है, अगर ये बच्चा, जिंदा बच्चा, सीड मतलब एम्ब्रियो समझोगे, जिंदा बच्चा अगर जर्मिनेट मतलब क्या? ग्रो नहीं कर पा रहा है, इन फेवरेबल कंडीशन, अगर जिंदा बच्चा फेवरेबल कंडीशन में ग्रो नहीं कर पा रहा है तो क्या बोलेंगे? डोरमेंसी,
क्या बोलेंगे? डॉर्मेंसी। और अगर जिंदा बच्चा जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है इन अनफेवरेबल कंडीशन, तो उसको क्या बोलेंगे? क्यूसेंस। ठीक है ना? तो क्यूसेंस ध्यान रखना, इट इज ड्यू टू एक्सटर्नल एनवायरमेंट। अनफेवरेबल कंडीशन है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट की वजह से तुम जर्मिनेट नहीं कर पा रहे हो, तो क्या वर्ड यूज करेंगे? क्यूसेंस। और अगर तुम अभी वहां पर मैच्योर ही नहीं हुए हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? डॉर्मेंसी। ठीक है, तो ये फेवरेबल कंडीशंस में क्यों नहीं जर्मिनेट कर पा रहा है? क्योंकि वो अभी मैच्योर नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको एक बार लिख देते ताकि आपको ध्यान रहे। डॉर्मेंसी is due to maturity of embryo mainly। ठीक है, यानी ये एक तरह का पीरियड हो गया, पीरियड given to embryo to become mature। डन है? ठीक है, और क्यूसेंस जो है इज ड्यू टू अनफेवरेबल एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि क्या कंडीशन है। अच्छा, डॉर्मेंसी के यहां पर रीजन मैंने आपको सिर्फ एक रीजन बताया है कि बच्चा जो है वो अभी इमैच्योर है। यहां पर और रीजंस भी हैं। हो सकता है कि सीड कोड जो है इम्परमिएबल है, मतलब वहां से गैसेस या वाटर का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, और अगर ये एक्सचेंज नहीं हो पाया तो मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, और मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ तो एम्ब्रियो जो है वो ग्रो नहीं करेगा। या फिर हार्ड हो सीड कोट। सीड कोट अगर हार्ड होगा, अगर शेल हार्ड होगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? याद करिए कि तुम 9 महीने बाद बाहर आ जाते हो, बट उतने ही बड़े तो नहीं रहते, तुम लगभग 7 फुट के 6 फुट के हो गए। ठीक है, बट ये मदर बॉडी के अंदर नहीं हो सकते थे। तो यानी कुछ ग्रोथ तुमने मां की बॉडी के अंदर किया और कुछ ग्रोथ तुम्हें कहां करना है? बाहर करना है, क्योंकि मां का बॉडी उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो ये जो कंडीशन है यही एग्जैक्टली यहां पर हो रहा है कि वहां पर अगर हार्ड सीड कोट है, हार्ड सीड कोट है, तो आपका जो एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो जो ग्रीन वाला दिख रहा है, ये सीड कोट तोड़कर बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, जब बच्चा ग्रो करता है तो ये सीड कोट टूटना चाहिए। बच्चा जो है ये सीड कोट तोड़कर ही बाहर आता है, मतलब ये ऐसे सीड कोट टूटना चाहिए और ये बच्चा तभी यहां पर ऐसे ग्रो कर रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया? सीड कोट इज ब्रोकन ड्यूरिंग इमर्जेंस ऑफ रेडिकल। रेडिकल जब ये देखो, ये क्या है? रेडिकल है। तो रेडिकल जब बाहर निकलता है तो यहां पर सीड कोट टूटना चाहिए। तो अगर ये हार्ड होगा तो ऑब्वियस सी बात है नहीं टूट पाएगा। तो ये एक रीजन है कि डॉर्मेंसी रहेगा। दूसरा रीजन क्या है कि कुछ एम्ब्रियो को मैच्योर होने के लिए ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है, लो टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो कि आफ्टर राइपनिंग इफेक्ट। क्या बोल सकते हो इसको? आफ्टर राइपनिंग इफेक्ट। तीसरा क्या कंडीशन है?
कुछ सीड्स को स्पेसिफिक लाइट चाहिए, मतलब मान लो कि इंफ्रारेड चाहिए या 700 नैनोमीटर चाहिए, कुछ को 680 नैनोमीटर चाहिए, तभी वो सीड जो है वो जर्मिनेट करेगा। तो यहां पर स्पेसिफिक लाइट चाहिए कुछ सीड्स को, ऐसे सीड्स को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स। जब तक तुम वो स्पेसिफिक लाइट सीड को नहीं दोगे तब तक उसके अंदर का जो एम्ब्रियो है वो एक्टिव नहीं होगा और ग्रो नहीं करेगा। कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, देखो। जो भी एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, डू नॉट टेक इट सीरियसली, ठीक है। जो भी एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट आपको जितना मिल पाए वो आपके लिए बेटर है, वो आपके थॉट प्रोसेस को इंप्रूव करता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स जो हैं जितने एनसीईआरटी में हैं, एग्जाम्पल हो गए, साइंटिस्ट हो गए, ईयर हो गया, है ना, ये जो भी डेटा हो गया कोई, ये सब आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी से कवर करना है। These examples, since they are not given in NCERT, they are of no use, ठीक है। बट अगर आप अपनी नॉलेज को इनहेंस करने के लिए याद करना चाहो तो एक को याद कर लो, जैसे निकोटियाना, आसान है याद रखना। तंबाकू, तो तंबाकू में जो एम्ब्रियो है उसको स्पेसिफिक वेवलेंथ चाहिए, ठीक है। इंफ्रारेड इनको चाहिए होता है, तभी वो ग्रो करते हैं, ठीक है। आगे है, सम सीड्स शो इनहिबिशन ऑफ जर्मिनेशन। कुछ को अगर तुम लाइट दोगे तो वो ग्रो करेगा नहीं, यानी कुछ सीड्स को ग्रो करने के लिए लाइट चाहिए और कुछ सीड्स को ग्रो करने के लिए अंधेरा चाहिए। जिन सीड्स को ग्रो करने के लिए अंधेरा चाहिए उनको क्या बोलते हैं? नेगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स, ठीक है। लाइट की जरूरत नहीं है। अगली बात, डॉर्मेंसी ड्यू टू चिलिंग टेम्परेचर, ठीक है। मान लो कि कोई खजूर है, मान लो कोई खजूर है या इसका सीड है, खजूर का सीड, या कोई सा भी सीड ले लो आप, ठीक है। कोई सा भी सीड ले लीजिए आप, ये अगर मान लेते हैं कि ये स्नो में दबा हुआ है, स्नो में, बर्फ में ये दबा हुआ है, तो इसका जर्मिनेशन नहीं हो पा रहा है। जर्मिनेशन नेगेटिव। तो क्यों नहीं हो पा रहा है? ड्यू टू द चिलिंग टेम्परेचर। एम्ब्रियो जो है वो वो जो ठंडा है वो कैसा है? अनफेवरेबल कंडीशन हो गया, ठीक है। ठंडा जो है ये अनफेवरेबल कंडीशन हो गया, तो ये जो है डॉर्मेंसी से ज्यादा क्यूसेंस का कंडीशन है। ये जो कंडीशन है ये डॉर्मेंसी से ज्यादा क्यूसेंस है एक तरह का, ठीक है, क्योंकि बाहर का एनवायरमेंट जो है वो कैसा है? अनफेवरेबल है। अगला चीज क्या है? जर्मिनेशन इनहिबिटर्स। जैसे कि एबीए हम लोग जानते हैं कि ये कौन रिलीज करता है? सिंथेसाइज्ड बाय सीड कोट, जो सीड का जो कवर है, ठीक है। और ये क्या करेगा कि बच्चे को इनहिबिट करके रखेगा, बच्चे के ग्रोथ को कम करके रखेगा। जैसे सूखा चना, आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि सूखे चने से स्प्राउटिंग क्यों नहीं देखने को मिलता, क्योंकि सूखे चने में जो सीड कोट है, एक तो वो हार्ड है, दूसरा उस सीड कोट से क्या निकलता है? एबीए। वो एब्सिसिक एसिड अंदर में जो बच्चा प्रेजेंट है वो बच्चा को इनएक्टिव कर देता है। और जब आप पानी में डालते हो उसको, तो पानी में एब्सिसिक एसिड, पानी घुस जाता है अंदर इम्बाइबेशन की वजह से, और जब इम्बाइब हो गया पानी तो अंदर घुस गया पानी, तो सीड कोट से जो एबीए निकला था वो एबीए डाइल्यूट हो जाएगा। और जब एब्सिसिक एसिड डाइल्यूट हो गया तो बच्चा अब वहां पर क्या कर सकता है? अपना कला दिखाएगा और ग्रो करेगा। तो यहां पर ये हो गया नेचुरल इनहिबिटर।
फिर मस्टर्ड ऑयल है, इसका नाम आपने केमिस्ट्री में जरूर सुना होगा। टमाटर के जो सीड्स हैं वो ग्रो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि टमाटर का जो रस होता है उस रस में क्या प्रेजेंट होता है? फेरुलिक एसिड। ठीक है, टमाटर के रस में क्या प्रेजेंट होता है? फेरुलिक एसिड, जिसकी वजह से उसमें जो सीड्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, अच्छा, मेथड्स टू ब्रेक डोरमेंसी। ये तो हुए रीजंस ऑफ डोरमेंसी, डोरमेंसी क्यों होता है। ठीक है, डोरमेंसी क्यों होता है आपको मैंने बता दिया। कुछ लोगों का कहना है कि उनको लाइट नहीं मिल पा रहा है इसलिए जर्मिनेट नहीं कर पा रहे। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनमें गैसियस और वाटर का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, इस वजह से जर्मिनेट नहीं कर पा रहे। कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां पर चिलिंग टेम्परेचर है, इस वजह से जर्मिनेट नहीं कर पा रहे। कुछ का कहना है कि सीड कोट बहुत ज्यादा हार्ड है, एम्ब्रियो ग्रो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और कुछ लोगों का कहना है कि भैया जर्मिनेशन को इनहिबिट कर दिया जा रहा है, रोक दिया जा रहा है, दबा दिया जा रहा है। ठीक है, बाय द इनहिबिटर्स। तो अब यह सवाल उठता है कि कैसे डोरमेंसी खत्म करेंगे। ठीक है, डोरमेंसी को तोड़ा कैसे जाए। एक तो है क्या? स्कैरिफिकेशन, स्कार है ना। स्कार का मतलब है कहीं पर कट करना। स्कार का मतलब क्या है? कहीं पर कट कर देना। तो स्कारिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि हम लोग सीड कोट को वीक कर दें। कैसे वीक करोगे? या तो उस सीड को एसिड में डाल दो, किसी वीक एसिड में डाल दो, या तो अल्कोहल में डाल दो सीड को, उसका सीड कोट लूज हो जाएगा, या फिर उसको चक्कू से या ब्लेड किसी शार्प चीज से उसको क्या कर दो? वीक कर दो सीड कोट को। तो वहां पर सीड कोट अगर वीक हो गया तो अब वहां पर एम्ब्रियो वो उसको तोड़कर, है ना, सीड कोट को तोड़ना आसान हो जाएगा एम्ब्रियो के लिए, और वो एम्ब्रियो सीड कोट तोड़कर बाहर निकल जाएगा और ग्रो करेगा। इसके अलावा क्या तरीका है? स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन की अगर बात करें, एक स्ट्रैटिफिकेशन होता है इकोलॉजी में। ठीक है, जब आप इकोलॉजी पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा कि हमारा जो भी इकोसिस्टम होता है, जिस भी इकोसिस्टम में हम लोग रहते हैं, उस इकोसिस्टम में आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग लेयर में मिलते हैं आपको। जैसे ईगल बहुत टॉप पे आपको मिलेगा, है ना। आपके ऐसे तो उड़ता नहीं है, आपके अगल बगल से तो जाता नहीं है ईगल। कहां रहता है? थोड़ा ऊपर रहता है। क्रो या कबूतर को आप देखोगे तो थोड़ा सा नीचे उड़ते हैं। यानी ईगल का वर्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है, स्पेस में जो डिस्ट्रीब्यूशन है ईगल का, वो ऊपर है। कौवा और कबूतर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्पेस में, वो कहां है? नीचे है। अगर ह्यूमंस की बात करोगे तो हम लोग जमीन से लगभग 6 फुट या 7 फुट की दूरी पर, यहां पर जमीन से लेकर यहां तक अवेलेबल हैं। अगर सांप होगा तो वो नीचे जमीन में क्रॉल कर रहा होगा। अगर कुछ बरोयल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जमीन में गड्ढा खोद कर रहते हैं तो वो और अंदर घुस के रहेंगे। यानी सबका एक अलग अलग वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। इस वर्टिकल लेयरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म को भी हम क्या बोलते हैं? स्ट्रैटिफिकेशन। तो एक स्ट्रैटिफिकेशन है वर्टिकल, स्ट्रेटा मतलब होता है लेयर। तो वर्टिकल लेयरिंग या वर्टिकल स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज स्ट्रैटिफिकेशन इकोलॉजिकली। और एक स्ट्रैटिफिकेशन आपको यहां पर मिल रहा है। क्या मतलब है इसका? कि हम लोग सीड को जर्मिनेट कैसे करवाएंगे? टेम्परेचर कम करके। देखो यहां पर एक डोरमेंसी का भी कंडीशन है, बट कुछ सीड्स को जो है ठंडा, जो है ठंड से वहां पर आप जर्मिनेशन करा सकते हो। इन सीड्स में नहीं होगा बट बाकी सीड्स में हो जाएगा। तो ये अलग अलग सीड्स के लिए है। तो जैसे मान लो कि तुमने क्या किया, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रख दिया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्लस वहां पर जिबरेलिक एसिड डाल दो। तो लो टेम्परेचर, ऑक्सीजन और जिबरेलिक एसिड की प्रेजेंस में
सीड के अंदर जो बच्चा है वो क्या करने लगेगा, जर्मिनेट करने लगेगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है ना। अगला क्या कंडीशन है, डाइल्यूशन ऑफ इनहिबिटर्स। अभी बताया था, आप पानी में रख दो, सीड को पानी में रख दो, तो वहां पर उसके अंदर जो इनहिबिटर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, थोड़ा डाइल्यूट हो जाएंगे, क्योंकि पानी अंदर घुस जाएगा। ठीक है। और एक फाइनल क्या है कि हॉर्मोन्स, हार्मोन ट्रीटमेंट। जैसे जिबरेलिक एसिड, इथाइलिन। ठीक है। इसके अलावा आपका क्या बोल सकते हो, साइटोकाइनिन। ये सब प्रमोट जर्मिनेशन। ठीक है। इसमें मेन कौन है, जिबरेलिक एसिड। तो ये सारे हार्मोन जो है जर्मिनेशन को प्रमोट करते हैं। नाउ फाइनली व्हाट इज सीड जर्मिनेशन? व्हाट इज सीड जर्मिनेशन? दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन प्लांट ग्रोथ। ठीक है। मतलब मान लो ये सीड है, ये एम्ब्रियो है। यहां पर आपके पास प्लिम्यूल है और रेडिकल है। अभी ये डोरमेंसी की फॉर्म में है। ये क्या है, डोरमेंसी चल रहा है, पीरियड। फिर क्या होगा, यहां पर जर्मिनेशन। किसका, प्लिम्यूल एंड रेडिकल। और जब ऐसा होगा तो सीड कोट तोड़कर यहां पर ऐसे स्ट्रक्चर्स निकलेंगे। सीड कोट तोड़कर, देख रहे हो, ये जो है सीड कोट टूट गया है, ब्रोकन सीड कोट। ठीक है। और ये आप देख रहे होगा आपको कि ये जो है ये क्या बन चुका है, अब इसको क्या बोलेंगे, प्लांटलेट। और फिर ये प्लांटलेट जो है ये और ग्रो करेगा। कैसा, प्राइमरी ग्रोथ। तो क्या बन जाएगा, प्लांट बन जाएगा। ठीक है। और फिर यहां पर क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ, जिससे उसका थिकनेस बढ़ जाएगा। तो यहां पर कितने स्टेजेस हो गए, पहले क्या होगा, जर्मिनेशन, फिर क्या होगा, प्राइमरी ग्रोथ, और फिर क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ, इन केस ऑफ डाइकॉट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। अच्छा, एक चीज बताना तुम्हें भूल गया, जिम्नोस्पर्म में डोरमेंसी नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिम्नोस्पर्म्स में डोरमेंसी नहीं होता। शायद लिखा हुआ है, नहीं लिखा है क्या? जिम्नोस्पर्म्स seeds do not have dormancy period. Thus, as soon as embryo is formed, it starts germinating. ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, वो एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, अगर आपको मैच्योर होने का टाइम नहीं मिला
और तुम डायरेक्टली जैसे ही बने वैसे ही तुम्हें बोला कि ग्रो करो, तो वहां पर सर्वाइवल के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो वो जो गलती कर रहे थे जिम्नोस्पर्म, वो गलती सुधारी है किसने, एंजियोस्पर्म ने। तो एंजियोस्पर्म में जो डोरमेंसी है, डोरमेंसी इज एन एडवांस्ड कंडीशन, ध्यान रखिएगा। डोरमेंसी अकर्स ओनली इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक सीड। पहली बात तो बाकी लोग सीड ही नहीं बनाते, सीड दो ही लोग बनाते, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में ध्यान रखना डोरमेंसी नहीं होता, डोरमेंसी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म सीड ओनली। जिम्नोस्पर्म सीड जर्मिनेट आफ्टर पीरियड ऑफ डोरमेंसी, ये लिखा हुआ है यहां पर जिम्नोस्पर्म, ठीक है। इसके अलावा जर्मिनेशन के लिए हमें एक तो पानी चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। पानी चाहिए ताकि मेटाबॉलिज्म हो पाए, ऑक्सीजन चाहिए ताकि वहां पर रेस्पिरेशन से, एरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी बने ज्यादा, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में वहां पर एनर्जी बहुत कम बनता है। याद करो, एनारोबिक में कितना बनता है, 2 एटीपी, और एरोबिक में कितना बनता है, 36 या 38 एटीपी। अगली बात क्या है कि एक बार डोरमेंसी खत्म हो जाए और हमारे पास जर्मिनेशन के लिए ऑक्सीजन और पानी हो, तो यहां पर जो डोरमेंट एम्ब्रियो होगा वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाएगा और ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पानी को अब्जॉर्ब करना। और सीड जब पानी को अब्जॉर्ब करता है तो वहां पर क्या हो रहा है, इम्बिबिशन। पानी, जैसे आप चना को पानी में डालोगे तो क्या होगा, इम्बिबिशन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, बताओ सीड जर्मिनेशन में सबसे पहला स्टेप क्या होगा, तो क्या बताओगे, इम्बिबिशन। तो यहां पर सीड में स्वेलिंग होगा और सीड को टूट जाएगा, है ना। पानी जब अंदर भरेगा तो पानी भरने से वहां पर प्रेशर पड़ेगा सीड कोट पर, तो सीड कोट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक। और रेडिकल जो है, रेडिकल बाहर निकल आएगा, ठीक। इसके बाद फिर वही कंडीशन है, सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेट्स टू फॉर्म सीडलिंग विच ग्रोज इनटू प्लांट, है ना, वही ड्रामा। अब यहां पर ये 4 टर्म्स हैं, इनको देख लेते हैं फाइनली, आखिरी 4 टर्म्स। सीड जर्मिनेशन इज ऑफ 2 टाइप्स, एपीजियल जर्मिनेशन, हाइपोजियल जर्मिनेशन, ठीक है। क्या कंडीशन है, अभी अभी आपको मैंने एपिकॉटिल और हाइपोकॉटिल बताया था, अभी कुछ देर पहले आपको मैंने एपिकॉटिल और हाइपोकॉटिल बताया था। तो मान लो ये जमीन है, ये सॉइल है तुम्हारा, और यहां पर प्लांट है, ये एम्ब्रियो है, ठीक, जिसमें ये कॉटिलिडन है, ये क्या हो गया, कॉटिलिडन, ये क्या है, हाइपोकॉटिल, ये क्या है, एपिकॉटिल। ठीक है, यहां पर नोड है। अब कंडीशन क्या है, 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है। कुछ प्लांट्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि हाइपोकॉटिल पहले ग्रो करा, ठीक है। तो अगर हाइपोकॉटिल पहले ग्रो करा तो ये वाला नोड के नीचे वाला जो एक्सिस है, बच्चे का जो एक्सिस है, एम्ब्रियो एक्सिस जो है, यानी जिसको टिजुलम कहते हो तुम, ये इसका लेंथ इंक्रीज होगा। तो पहले अगर हाइपोकॉटिल ग्रो करता है तो ये जो है ये लंबा हो जाएगा हाइपोकॉटिल, और जो नोड है वो बाहर निकल आएगा, और कॉटिलिडन्स भी क्या हो जाएंगे, बाहर निकल आएंगे। तो कॉटिलिडन्स यहां पर
इमर्ज आउट ऑफ सॉइल। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एपीजियल ग्रोथ। एपीजियल ग्रोथ मतलब जर्मिनेशन। तो एपीजियल ग्रोथ जो है वो कब होगा? जब हाइपोकॉटिल पहले ग्रो करे। कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है, दूसरे प्लांट्स में क्या होता है कि एपीकॉटिल ग्रोज फर्स्ट। और जब ऐसा होगा यानी नोड के ऊपर वाला जो है ये पहले ग्रो करेगा तो इसका लेंथ इंक्रीज करेगा। और जब ऐसा होगा कंडीशन तो एपीकॉटिल तो ग्रो कर रहा है ऊपर की तरफ, क्योंकि इसका जो ग्रोइंग पॉइंट है वो कहां है? ऊपर है। तो जब ऐसा होगा तो ये जो नोड था वो नीचे ही रह जाएगा और कॉटिलिडन्स भी नीचे ही रह जाएंगे। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, कॉटिलिडन्स रिमेन बिलो सॉइल विच इज हाइपोजियल ग्रोथ। एपी का मतलब होता है ऊपर, जीएल मतलब होता है सरफेस, ग्राउंड सरफेस, हाइपो मतलब नीचे। तो ये जमीन, अगर कॉटिलिडन जमीन के नीचे है तो उसको बोलते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन हुआ है, और अगर कॉटिलिडन जमीन के ऊपर निकल जाता है उसको बोलते हैं एपीजियल जर्मिनेशन हुआ है। ठीक है, एग्जैक्टली वही यहां पर कहने की कोशिश की है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अगेन ये चीजें शायद एनसीईआरटी, जो भी आप देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में जो भी एग्जाम्पल्स हैं आप बस उन एग्जाम्पल आप वहीं से करिएगा। ठीक है, इवन जो भी टेस्ट पेपर्स मैं बनाऊंगा उसमें एग्जाम्पल कभी भी बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, all the tests that will be prepared by me will not contain any such example which is not in NCERT. ठीक है, एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी के साइंटिस्ट, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, साइंटिस्ट, डेट और एग्जाम्पल्स, आप उन्हीं को बार बार रिवाइज करिए, है ना, उनको ही चिपका लो एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स। जैसे जैसे आपके चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं उनमें दिए हुए एग्जाम्पल्स को आप चैप्टर वाइज लिख के चिपका लीजिए अपने दीवार पे जहां पे भी आप पढ़ते हो, ताकि आपका एक सेगमेंट रहे कि हाँ एग्जाम से पहले वाले दिन भी एक बार आप सिर्फ वो एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल्स देखकर चले जाओ। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि वहां पर एक दो एग्जाम्पल्स नए आते भी हैं तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन का ऑप्शन रहना चाहिए आपके पास। आपको ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि एनसीईआरटी का मेरा साथ क्या हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी के बाहर की तुम्हारी कोई गारंटी नहीं है, ना मेरी कोई गारंटी है ना तुम्हारी कोई गारंटी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहां से बाहर अगर आ जाए तो मैं भी यहीं पर रांची में हूं, तुम भी यहीं रांची में हो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जो है यहां पर हम लोग देख लेंगे कि कुछ भी नहीं छूटेगा। एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिया कहां से करना है, तो डू नॉट मेक एनी मिस्टेक। ठीक है, नहीं तो बाद में फिर रोगे तो फिर मेरे को मत चिल्लाना। विविपेरी, एक लास्ट कंडीशन देख लीजिए। विविपेरी में क्या होता है कि सीड जर्मिनेट इनसाइड फ्रूट ओनली। ऐसा क्यों? विविपेरस तो हम लोग ने पढ़ा है कि हां मैमल्स में तो मिलता है, बट यहां पर कैसे? तो मैं आपको एग्जाम्पल याद दिलाना चाहूंगा। आपने जब मॉर्फोलॉजी पढ़ा होगा तो राइजोफोरा का नाम सुना था। ठीक है, राइजोफोरा का नाम सुना था, और राइजोफोरा एक मैंग्रोव प्लांट है। तो मान लेते हैं कि यहां पर एक मैंग्रोव जब भी सुनते हो यानी सॉइल प्लस एक्सेस वाटर प्लस लेस एयर, ये तीन आपको ध्यान रखना है। सॉइल में बहुत पानी के साथ एयर कम, ऐसा जब होगा तो यहां पर मान लो एक प्लांट ग्रो कर रहा है राइजोफोरा। अब जैसे ये हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है तो ये इंपॉर्टेंट है।
अब मान लो इस बेचारे ने फ्रूट बनाया और फ्रूट के अंदर कौन है? एम्ब्रियो है। फ्रूट के अंदर कौन होगा? सीड होगा। और सीड के अंदर कौन होगा? बच्चा होगा उसका। अगर इफ इट फॉल्स इन मैंग्रोव, तो यहां पर एयर कम होने की वजह से रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा। याद करिए, अभी बताया था कि ऑक्सीजन चाहिए हमें जर्मिनेशन के लिए, और ये अगर नहीं कर पाए तुम, तो वहां पर क्या हो सकता है? सर्वाइवल कम हो सकता है तुम्हारा। और डार्विन अंकल कह के गए हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिट, आपको सर्वाइव करना पड़ेगा तभी नेचुरल सिलेक्शन होगा। तो इन्होंने जुगाड़ क्या लगाया? इन्होंने ऊपर से ही बैठ के बोला हम दलदल में नहीं उतरेंगे, दलदल में उतरेंगे तो मर जाएंगे। तो यहीं से इन्होंने रूट बनाना स्टार्ट किया। और ये देखो रूट कैसे यहां तक आया है, नीचे तक, है ना? रेडिकल जर्मिनेट्स while fruit is still attached to main plant. तो ये रेडिकल जो है ये रूट, और एक बार यहां से ये हो गया, एक बार ये रूट जो है वो नीचे सेटल हो गया, तो आप जानते हो कि ये क्या बना सकते हैं? न्यूमैटोफोर डेवलप कर लेते हैं। ये क्या हो गया? न्यूमैटोफोर। और न्यूमैटोफोर अगर डेवलप हो गया, अब ये जो सीड है, ये जो फ्रूट है, ये डिटैच कर जाता है। ठीक है? न्यूमैटोफोर फॉर्मेशन बाय टैप रूट फॉर्म्ड बाय रेडिकल, और फिर सीड डिटैचेस फ्रॉम पेरेंट बॉडी। जैसे तुम्हारे केस में होता है, 9 महीने तुम मां की बॉडी के साथ अटैच रहते हो, और फिर कुछ टाइम के बाद तुम्हें डिटैच कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? विविपेरी कंडीशन। तो यहां पर भी क्या दिखाया है? मैंग्रोव प्लांट ने क्या दिखाया है? अपने बच्चे के सर्वाइवल को बढ़ाने के लिए यहां पर विविपेरी कंडीशन दिखाया है, जैसे कि राइजोफोरा, सोनेरेशिया, हेरिटेरा, ये सारे मैंग्रोव प्लांट्स हैं। दीज ऑल आर मैंग्रोव प्लांट्स। अब इसमें तुम पूछोगे सर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो राइजोफोरा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज एन एनसीईआरटी। इटियोलेशन क्या होता है? इटियोप्लास्ट का फॉर्मेशन। कोई भी क्लोरोप्लास्ट अगर इटियोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया, इटियोप्लास्ट बताया था जब सेल पढ़ा रहा था तब इटियोप्लास्ट बताया था। तो वहां पर मान लो कि क्लोरोप्लास्ट इटियोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया, तो जब क्लोरोप्लास्ट था तो कलर क्या आएगा? ग्रीन। और जब क्लोरोप्लास्ट इटियोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा? कलरलेस। तो कैसा कलर आ गया? पेल कलर। सीडलिंग्स का कलर जो है अगर पेल कलर आपको दिखाई दे रहा है तो वहां पर इसका मतलब क्या हुआ? लॉस ऑफ पिगमेंट। और लॉस ऑफ पिगमेंट क्यों होता है? जब तुम उस सीड को अंधेरे में रखते हो। सीड को अगर अंधेरे में रखोगे तो वहां पर कलरलेस पेल कंडीशन आ जाएगा सीड में। और ये जो है ये क्यों होता है? क्योंकि वहां पर फ्लेवोनॉइड्स का सिंथेसिस हो जाता है। तो फ्लेवोनॉइड्स के सिंथेसिस की वजह से वहां पर पेल कलर आ गया, और ये कब होता है? अंधेरे में, ध्यान रखिए। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इटियोलेशन। ठीक है, आज के लिए यहीं तक, यहां तक जो है, जो लोग जिंदा हैं वो लोग ये रिवाइज करके आइएगा। ठीक है, अगले सेशन में विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर विद इन 15 to 20 मिनट्स। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और रिवाइज करते रहिए। थैंक यू। और रिलेटिव वेलोसिटी का थ्योरी कुछ पार्ट पढ़ा चुके हैं, कुछ बाकी है, कुछ क्वेश्चन करा रहे थे। चलिए कुछ क्वेश्चन और बना लेते हैं, फिर आगे थ्योरी पढ़ेंगे। ये मैन कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 3 km/h इन स्टिल वाटर, मतलब ये वैल्यू VBR कहलाता है।
ये है आपका 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नदी का चौड़ाई आपको दिया हुआ है 500 मीटर, आप इसको हाफ किलोमीटर भी लिख सकते हैं। जहाँ पे नदी का स्पीड दिया हुआ है आपको 2 किलोमीटर पर आवर। He keeps himself always at an angle 120 degree with the river flow while swimming. Find the time it takes to cross the river. At what point on the opposite bank will be arrive? देखिए ये क्या है, मतलब नदी इधर जा रहा है आपका 2 किलोमीटर पर आवर से, आदमी ऐसे चलना शुरू किया 3 किलोमीटर पर आवर। ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया है और ये 90 डिग्री, तो टोटल 120 डिग्री हुआ। एक सेकेंड रुक जाओ, अभी रोटेशन वाला क्लास है। अच्छा अभी रोटेशन काइनेमेटिक्स वाला बाद में है, ठीक है। इसको हटाओ यार, डिस्कार्ड। नहीं ये वाला अगला क्लास में पढ़ाना है, इसको हटा दो, खाली पेज जनरेट